हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साइंस स्टडी बाय रीना राज की क्लास में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बीएड का लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जो आपको ये चौथा वीडियो है। तो मैं चलिए आज आप लोग को मैं लेसन प्लान के बारे में बताती हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है। आप लोग भी मेरे लेसन प्लान से सहायता ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की आगे की ओर बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे विद्यालय का नाम में आपको यहाँ पे क्या पे अपना नाम विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद है कि छात्राध्यापिका का नाम, यानी कि यहाँ पे आपको खुद नाम नहीं लिखना है, और इसमें आपको लिखना होगा जिस स्कूल में आप जाइएगा पढ़ाने उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमको नेक्स्ट नंबर है कि दिनांक में आपको क्या करना है दोस्तों। दिनांक में आप जिस दिन पढ़ाने जाइएगा यहाँ पे दिनांक दीजिएगा। आप जिस कक्षा में जाइएगा पढ़ाने यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा हुआ है विषय, आपको जो विषय रहेगा उस आपका मैथ है, मैथ लिखिएगा। उस विषय में भी आपका जो मैथ है मैथ ही चल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइंस बायोलॉजी से की हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने जीव विज्ञान दी हूँ। आप जितना मिनट का क्लास लीजिएगा आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। और चक्र यानी कि आपका घंटे कितना नंबर में है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब मैं आगे चलती हूँ। तो नेक्स्ट नंबर में है कि प्रक्रम में आप जिसका टॉपिक आप बनाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे रोग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ। आप जिस चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं रोग के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने रोग दी। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य में आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज 1 2 3 4 5 टॉपिक देना है, और यहाँ पे लिखना है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। उसके बाद है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। उसके बाद है कि छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, और उसके बाद है कि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। उसके बाद है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके नेक्स्ट नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आपको आता है ए में आएगा बच्चों रोग के बारे में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है कि बच्चे रोगों के कारक के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद है कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ही आपको सेकंड आता है भावनात्मक उद्देश्य के बारे में आपको क्या होता है कि बच्चे रोग के बारे में समझ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि बच्चे रोग के कारक की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट नंबर में है मतलब कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ही एक और टॉपिक आता है जिसका जो है क्या है मतलब क्रियात्मक उद्देश्य, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें है कि बच्चों रोगों से संबंधित ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है कि सहायक सामग्री, तो इसमें लिखना है कि रोगों के बारे में प्रदर्शित करता चार्ट, यानी कि रोग के बारे में आपको बताना है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, चार्ट का, पेन का, पेंसिल का, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण ज्ञान, यानी कि रोग के बारे में बच्चे पूर्ण ज्ञान रखते हैं या नहीं इसके बारे में बताना है। तो इसमें लिखे हैं कि बच्चे रोग के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, मतलब बहुत कुछ नहीं, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। उसके बाद है आपको प्रस्तावना प्रश्न, यही प्रस्तावना प्रश्न आपको VVI है, यानी कि इसी में आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछना है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछना है जिसमें यानी कि बच्चे मतलब कि बता सकें, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा प्रश्न करना है जिसमें बच्चे मतलब कि टूटी फूटी भाषा में बता सकते हैं। तो मेरा पहला नंबर सवाल है कि बच्चे हम बीमार होने पर कहाँ जाते हैं। तो जब बच्चों को जो बच्चे तरफ से जो आंसर मिलता है वो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास या तो अस्पताल में। कुछ बच्चे बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि अस्पताल में जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि डॉक्टर किस चीज़ का इलाज करते हैं। तो कुछ बच्चे बताएं बीमारी का, कुछ बच्चे बताएं रोग का,
ठीक है। उसके बाद मैं चलती हूँ। तो उसके बाद है क्या कि मेरा तीसरा प्रश्न था कि बीमारी को परिभाषित करें। तो यह बच्चों लोग से ना मतलब कि समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है, जो बच्चे बता नहीं पाते हैं। तो जब बच्चे बता नहीं पाते हैं तो उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देना होगा, उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ उद्देश्य कथन में कि बच्चों, आज हम रोग के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद उन लोग को रोग के बारे में बताना है। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे 3-4 कॉलम बनाइएगा। ठीक है। इसमें है कि छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब कि छात्राध्यापिका क्रिया में आपको क्या करना है कि छात्राध्यापिका क्रिया में है कि आप जो मतलब कि जो सर वगैरह यानी कि आप जो काम कीजिएगा इसमें लिखिएगा, और यहाँ पे छात्र एवं छात्र अनुग्रह यानी कि बच्चे जो काम करेंगे इसमें लिखिएगा, इस टॉपिक में लिखिएगा। उसके बाद जो आपसे आप बोर्ड पर लिखिएगा तो इसको, जो चीज़ आप बोर्ड पर लिखिएगा उसको आपको इसमें दर्शाना है। और फिर जो मतलब कि आप मतलब कि प्रश्न पूछने का कौन सी विधिया, शिक्षण विधिया का मतलब होता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर व्याख्या कर रहे हैं। अगर आप प्रश्न पूछ रहे होंगे तो प्रश्नोत्तर विधि डालिएगा, या फिर प्रश्न को विस्तृत रूप से बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं तो उसको डाल सकते हैं व्याख्यान विधि। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखी हूँ कि विकासात्मक प्रश्न, यानी कि मैं प्रश्न की हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि डॉक्टर का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चे लोग जो बोले अस्वस्थ लोगों का इलाज करना, यानी कि बीमारी लोग का इलाज करना। तो मेरा जो कार्य चल रहा था बच्चे लोग से, जो बच्चे लोग जो सवाल किए, ठीक है, बच्चे लोग से जो मैं सवाल की, तो यहाँ पे जो जवाब मिला है मैंने इसमें लिख दी हूँ। जो मैं इसी चीज़ को बहुत सारे बच्चे अगर नहीं देंगे तो यहाँ पे बोर्ड पर आप लिख दीजिएगा कि अस्वस्थ लोगों का इलाज करना। फिर उसी प्रकार से मेरा दूसरा प्रश्न था कि रोग की परिभाषा बताएं। अब रोग की परिभाषा बताएं तो यहाँ पे बच्चे जो थे मौन हो गए, बच्चे बता नहीं सके। ठीक है। यानी कि उनके लिए, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न था। तो उसको फिर मैंने क्या की कि वहाँ पे फिर मैंने व्याख्या की। ठीक है। व्याख्या की है। तो फिर उसके बाद मैं आगे की ओर चलती हूँ। तो उसके बाद मैं व्याख्या की, तो यहाँ पे हो जाएगा व्याख्यान विधि में आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे व्याख्या के रूप में आपको, जैसा कि दिख रहा होगा कि मैं बच्चों, शरीर के कोई अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, उसे क्या रोग कहते हैं। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा यह थी कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक होना ही क्या है, स्वास्थ्य है। ठीक है। तो मैं जब रोग की परिभाषा दे रही थी तो बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ठीक है। बच्चे क्या कर रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और जो मेरा विधि था क्या था, स्पष्ट कर रहे थे, मतलब कि प्रश्न को मैं बता रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए कि स्पष्टीकरण विधि या फिर व्याख्यान विधि। ठीक है। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो हम यहाँ पे टॉपिक डालेंगे कि क्या डालेंगे, टॉपिक डालेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आगे चलती हूँ। नेक्स्ट नंबर है कि बौद्धिक प्रश्न फिर से पूछेंगे। ठीक है। फिर से पूछेंगे। तो मेरा प्रश्न है क्या कि पहला प्रश्न है कि बच्चों, शरीर के किसी अंग की संरचना बदल जाना क्या कहलाती है। जैसे मैं अभी रोग की परिभाषा बताई कि जो अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है उसको मैं रोग कहती हूँ। तो मैं बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकती हूँ। बौद्धिक प्रश्न का मतलब कि कितने बच्चे समझ सके, कितने बच्चे नहीं समझे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्वेश्चन कर सकती हूँ कि कितने बच्चों को समझ में आया परिभाषा, कितने को नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे मैं अभी जो बताई कि बच्चों, शरीर के किसी अंग अगर अच्छा से काम नहीं करता है या संरचना बदल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रोग या फिर बीमारी। ठीक है। तो उसके बाद है मेरा सेकंड जो प्रश्न था कि जिन व्यक्तियों को रोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रोग होता है। और जो मैं बोर्ड पर लिखी हूँ तो उसको हम यहाँ पे डाल दिए हैं, मतलब कि श्याम पट्ट कार्य में, इसलिए मैं ब्लैक
पेपर ली हूँ और उसी पे लिखी हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यहाँ पे जो मैं डाली हूँ प्रश्नोत्तर विधि, आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि अभी मैं बच्चों से प्रश्न कर रही हूँ, इसलिए जो विधि जो बता रही हूँ वो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है, तो अब मैं आगे की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट नंबर है कि रोगी के कारक के बारे में बताइए। अब यहाँ पे जब मैं तीसरा प्रश्न की हूँ, तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न मैं जब की हूँ तो बच्चे को यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई। जब समस्या उत्पन्न हो जाएगा तो फिर आपको खुद से व्याख्या करना है, बहुत डिटेल्स में बताना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिटेल्स में बताना है तो मैंने लिखी हूँ कि बच्चों, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहते हैं और रोगजनक के कई उदाहरण होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। कुछ रोग अनुवांशिक कारकों से भी उत्पन्न होते हैं। रोग कारक निम्नलिखित हैं, जैसे में जैविक, भौतिक तथा रासायनिक, सामाजिक तथा अनुवांशिकी। ठीक है, फिर से मैं जब प्रश्न की हूँ, अभी यहाँ पे जब हम व्याख्या करते हैं, जब स्पष्टीकरण करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते और देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे डाली हूँ। उसके बाद मैं फिर से प्रश्न की हूँ कि अब मैं व्याख्या कर दी हूँ तो फिर मैं जानना चाहती हूँ कि कितना बच्चे को समझ में आया, कितना क्यों नहीं जाना। तो मैं फिर से प्रश्न कर सकती हूँ कि बच्चों बताइए कि यहाँ मेरा प्रश्न, पहला प्रश्न है कि रोग उत्पन्न करने वाला कारक को क्या कहते हैं। तो बच्चे लोग जवाब दिए हैं कि रोगजनक। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रोटोजोआ, जीवाणु आदि कैसे रोग कारक हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताए हैं जैविक उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो मेरा प्रश्न है, मेरा नेक्स्ट नंबर जो है टॉपिक, मेरा नेक्स्ट नंबर है कि नेक्स्ट नंबर में है कि विभाजन, मेरा नेक्स्ट नंबर है कि विभाजन किया जाए तो रोग कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि रोग भी कई तरह के, रोग भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रोग कि स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और दूसरा है कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। जैसे में होता है कि जैसे में सर्दी खांसी आपको टच करने से पता चलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बीमारी होती है अनुवांशिक जो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे रोग भी कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पे बताया कि विभाजन किया जाए तो रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ बताइए कि रोग यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। रोग यहाँ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रोग यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो रोग यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर आपको है कि पहला नंबर आप दे सकते हैं, पहला नंबर है क्या कि जैविक रोग और दूसरा नंबर है अजैविक रोग। जैविक रोग वैसे रोग जो जीवाणु के द्वारा होता है, जैविक रोग, और दूसरा होता है कि वैसे रोग जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा होता है। जैसे में किसी को कोई बच्चा गिर जाता है, ठीक है, तो पत्थर वगैरह से चोट लग जाता है, तो पत्थर क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तुओं से जो रोग उत्पन्न होती है उसको क्या अजैविक रोग में आता है, और जो रोग जीवाणु के द्वारा होता है उसको जैविक रोग कहते हैं। ठीक है, जब मैं इसको स्पष्टीकरण कर रही थी, क्योंकि अभी स्पष्टीकरण विधि चल रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते और देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से आपको, और जो आप चीज़ बोर्ड पर लिखिएगा, जो चीज़ आप बोर्ड पर बताइएगा, तो उसको यहाँ पे मैं ब्लैक चार्ट पेपर पे मैं स्पष्ट कर दी हूँ कि यानी कि यहाँ पे क्या है बोर्ड पर, यानी कि यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे प्रदर्शित कर दी हूँ। ठीक है, तो अभी उसके नेक्स्ट नंबर है कि जैविक रोग उदाहरण के कारक हैं जीवाणु, कवक, जीवाणु आदि अजैविक रोग के उदाहरण है। ठीक है, ताप आदि, नम्रता, ये सब आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब मैं बताई मतलब कि रोग के बारे में, तो उसके बाद भी मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो फिर से मैं प्रश्न की हूँ कि जैविक रोग के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जब स्टूडेंट जब जवाब देते हैं तो यहाँ पे देते हैं कवक, जीवाणु आदि, और इसी चीज़ को मैंने, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैं उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे बोर्ड पर लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपको श्यामपट्ट कार्य में आप दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। जब मैं रोग के बारे में बता दी हूँ तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि दो कारक के आधार पर होते हैं। ठीक है,
एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर है, आप जो चीज़ बताइएगा तो उसको आप बोर्ड पर बता सकते हैं कि जो बच्चे हो सकता है ध्यान नहीं दिए होंगे तो बोर्ड पर अगर बता दीजिएगा तो बच्चे पूर्ण रूप से उतार भी लेंगे और समझ भी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे श्याम पट्टकारी में आप लोग को लिख दिए हैं कि रोग क्या है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर है, उसके बाद आप लोग को प्रश्न उश्न पूछने के बाद कुछ मतलब कि कुछ फिर अंतिम में 5-10 मिनट बच जाता है तो उसके अंतर्गत आप फिर से मूल्यांकन प्रश्न में आपको क्या करना है दोस्तों। मूल्यांकन प्रश्न में आपको मतलब कि मूल्यांकन प्रश्न में आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रश्न पूछना है बच्चे से कि पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य की परिभाषा दें, ठीक है। दूसरा नंबर रोग किसे कहते हैं। तीसरा नंबर है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं। चौथा नंबर है कि जैविक रोग किसे कहते हैं। पांचवा नंबर है अजैविक रोग। इस तरह से आप बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जितना मैं बताई उतना कितना कवर किए कितना नहीं किए, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो आप पीछे प्रश्न करते हैं उसको मूल्यांकन में आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो गृह कार्य जो हुआ आपको दोस्तों, गृह कार्य में आप यहाँ पे है कि गृह कार्य यानी कि घर से जो होमवर्क दीजिएगा तो यहाँ पे जो होमवर्क दीजिएगा उसको यहाँ पे डालना है कि रोग कितने प्रकार के होते हैं विस्तृत रूप से बताएं, या रोग के कारकों के बारे में विस्तृत रूप से बताएं। तो इस प्रकार से आप लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। आज भर इतना है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।